हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग अनुलाभ के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेवेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग अनुलाभ के बारे में पढ़ेंगे। अनुलाभ क्या होता है? जब नियोक्ता अपने कर्मचारियों को कुछ सुविधाएं प्रदान करता है तो उन सुविधाओं को अनुलाभ कहा जाता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि वो सुविधाएं कौन कौन सी होती हैं और उनका कितना भाग टैक्सेबल होता है। तो परक्यूजिट्स में जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है रेंट फ्री हाउस। रेंट फ्री हाउस यानी किराए से मुक्त मकान। ये टैक्सेबल होता है सभी कर्मचारियों के लिए। टैक्सेबल फॉर ऑल मतलब सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल होता है। सभी कर्मचारियों का मतलब यहाँ इनकम टैक्स में कर्मचारियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला विशिष्ट कर्मचारी और दूसरा अविशिष्ट कर्मचारी। विशिष्ट कर्मचारी कौन होते हैं? तो आइए जानते हैं हम लोग कि विशिष्ट कर्मचारी कौन होते हैं और अविशिष्ट कर्मचारी कौन होते हैं। ऐसे कर्मचारी जिनका वार्षिक वेतन यानी पूरे वर्ष का वेतन 50,000 रुपये से कम होता है वे अविशिष्ट कर्मचारी होते हैं। और ऐसे कर्मचारी जिनका वार्षिक वेतन 50,000 रुपये से अधिक होता है विशिष्ट कर्मचारी कहे जाते हैं। तो रेंट फ्री हाउस चाहे कर्मचारी विशिष्ट हो या अविशिष्ट दोनों के लिए टैक्सेबल होता है। रेंट फ्री हाउस और कंसेशन इन रेंट। पहले हमें रेंट फ्री हाउस को निकालना होता है, फिर कंसेशन इन रेंट को निकालना होता है। दोनों में क्या अंतर है तो इसके बारे में भी हम लोग समझ के तब आगे की ओर चलेंगे। रेंट फ्री हाउस और कंसेशन इन रेंट। जब कोई चीज़ हमें एकदम से फ्री में मिलता है, एकदम से फ्री का मतलब ये होता है कि उसके लिए कर्मचारी से कुछ भी राशि नियोक्ता द्वारा वसूल न की जाए तो वो फ्री कहलाती है। और ऐसे कंडीशन में जब नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को रहने का मकान दिया जाए और उस मकान के बदले नियोक्ता द्वारा कर्मचारी से कोई भी राशि वसूल न की जाए तो रेंट फ्री हाउस कहलाती है। लेकिन अगर वहीं नियोक्ता द्वारा किराए से मुक्त मकान के बदले अपने कर्मचारी से कुछ राशि वसूल की जाती है तो वह कंसेशन इन रेंट हो जाता है, रेंट फ्री हाउस नहीं रह जाता। फ्री का मतलब कि जब तक हमसे 1 रुपया भी न लिया जाए तो फ्री। अगर हमसे कुछ भी वसूल कर लिया गया तो कंसेशन इन रेंट हो जाएगा वो। तो सबसे पहले इसमें हम दो भागों में बांट देते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लाई के लिए अलग रूल है और अदर एम्प्लाई यानी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लाई के लिए अलग रूल है। तो गवर्नमेंट एम्प्लाई में हम आते हैं तो उसमें है फॉर अनफर्निश्ड हाउस। अब अनफर्निश्ड हाउस आया है तो इसके लिए बता दें कि घर भी दो प्रकार के होते हैं। जो पहला घर होता है वो होता है अनफर्निश्ड हाउस यानी उसमें फर्नीचर की सुविधाएं हमको नहीं मिलती। और जो दूसरा घर होता है वो फर्निश्ड हाउस होता है। इसका मतलब घर के साथ नियोक्ता अपने कर्मचारियों को फर्नीचर की भी फैसिलिटी देता है। तो रेंट फ्री हाउस में अनफर्निश्ड हाउस का मूल्यांकन हम कैसे करते हैं? तो अगर इम्प्लाई गवर्नमेंट इम्प्लाई है तो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस इज पर गवर्नमेंट रूल यानी सरकार के अनुसार किराए से मुक्त रहने की मकान का जो मूल्य होगा वही वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस गवर्नमेंट एम्प्लाई के लिए होगा। सरकारी नियमों के अनुसार किराए से मुक्त मकान का मूल्य हम यहाँ पे लिख देंगे। उसमें से अगर इम्प्लाई से कुछ पैसे चार्ज किए जाते हैं यानी गवर्नमेंट अपने अगर इम्प्लाई से उस रहने के मकान के बदले कुछ राशि वसूल करता है तो उसको हम यहाँ पे लेस कर देंगे। अब किराए से मुक्त मकान में से इम्प्लाई से वसूल की गई राशि को घटाने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो कंसेशन इन रेंट कहलाएगा अनफर्निश्ड हाउस का। अब हम चलते हैं फॉर फर्निश्ड हाउस। फॉर फर्निश्ड हाउस में वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस यानी सरकार के नियमों के अनुसार जो राशि निर्धारित की गई है अनफर्निश्ड हाउस का वो यहाँ पे लिख देंगे। उसमें फर्नीचर के कास्ट का 10%, अगर फर्नीचर नियोक्ता का है तो उसकी कास्ट का 10%, और अगर किराए पे लेके दिया गया है तो फर्नीचर के किराए का मूल्य जोड़ देंगे। अब जो मूल्य आएगा वैल्यू ऑफ फर्निश्ड रेंट फ्री हाउस का होगा। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस किसका होगा? फर्निश्ड हाउस का मूल्य होगा। उसमें से हम नियोक्ता द्वारा यानी सरकार द्वारा अपनी इम्प्लाई से वसूल की गई राशि को घटा देंगे
तो जो बैलेंस बचेगा वो कंसेशन इन रेंट कहलाएगा फर्निश्ड हाउस का। फर्निश्ड हाउस का मतलब कि ऐसा मकान जिसमें रहने के मकान के साथ हमें फर्नीचर इत्यादि की सुविधाएं भी दी जाएं। फॉर अदर एम्प्लाई, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लाई, अभी हमने जो पढ़ा था वो गवर्नमेंट एम्प्लाई का रूल था। अब हम लोग नॉन गवर्नमेंट एम्प्लाई के रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लाई के रूल के बारे में जब आते हैं तो मकान को दो भागों में बांटा गया है। पहला, जब मकान नियोक्ता का हो तो अलग रूल, और जब मकान नियोक्ता किराए पे लेके देता है तो अलग रूल। अब जब पहला कंडीशन, व्हेन हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, जब मकान नियोक्ता का है। अनफर्निश्ड हाउस का मूल्य, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, अनफर्निश्ड हाउस 15%, 10%, 7.5% ऑफ सैलरी, सैलरी का 15%, 10% या 7.5%। 7.5 कब निकलता है? 7.5 तब निकलता है ऐसे नगर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम हो तो वेतन का 7.5% निकाला जाएगा। अगर ऐसे शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक लेकिन 25 लाख से कम हो, 10 लाख से अधिक लेकिन 25 लाख से कम हो तो वेतन का 10% निकालेंगे। और ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 25 लाख से अधिक हो तो वेतन का 15% निकाला जाएगा। 7.5 कब निकालेंगे? जब जनसंख्या 10 लाख से कम हो। 10% कब निकालेंगे? जब 10 लाख या उससे अधिक लेकिन 25 लाख से कम हो। 15% कब निकालेंगे? जब जनसंख्या 25 लाख या उससे अधिक होती है तो वेतन का 15% निकाला जाता है। तो ये हमारे रेंट फ्री हाउस का मूल्य आ जाएगा। अगर नियोक्ता द्वारा अपने एम्प्लॉय से कुछ राशि वसूल की जाती है तो हम उस राशि को रेंट फ्री हाउस के मूल्य में से घटा देंगे। जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो कंसेशन इन रेंट के नाम से जाना जाएगा, अनफर्निश्ड हाउस का। अब चलते हैं हम फर्निश्ड हाउस की ओर। तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस अनफर्निश्ड यानी वेतन का 7.5, 10 या 15 जो भी निकलेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसमें हम फर्नीचर कास्ट का 10%, यानी अगर फर्नीचर नियोक्ता का है तो फर्नीचर के मूल्य का 10%, और अगर नियोक्ता ने फर्नीचर किराए पे लेके दिया है तो नियोक्ता द्वारा फर्नीचर के लिए दिया गया किराया जोड़ देंगे तो वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस आ जाएगा। अगर नियोक्ता अपने एम्प्लॉय से इसके बदले कुछ राशि वसूल करता है तो उस राशि को हम वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस में से घटा देंगे। अब जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो कंसेशन इन रेंट के नाम से जाना जाएगा, फर्निश्ड हाउस का। अब दूसरा कंडीशन है व्हेन हाउस इज टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर, जब नियोक्ता मकान किराए पर लेकर अपनी एम्प्लॉय को देता है तो ऐसे कंडीशन में अनफर्निश्ड हाउस का मूल्य विच एवर इज लेस ऑफ फॉलोइंग विल बी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, यानी जो सबसे कम होगा वही टैक्सेबल वैल्यू निकलेगी रेंट फ्री हाउस के लिए। रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, नियोक्ता द्वारा दिया गया किराया, नियोक्ता द्वारा दिया गया किराया या 15% ऑफ सैलरी, जो दोनों में कम होगी वही हो जाएगा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस का मूल्य, अनफर्निश्ड हाउस का मूल्य। यदि नियोक्ता अपनी एम्प्लॉय से इस मकान के बदले कुछ राशि वसूल करता है तो उस राशि को घटाने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो कंसेशन इन रेंट होगा, अनफर्निश्ड हाउस का। अब फर्निश्ड हाउस की बात करते हैं अगर, तो विच एवर इज लेस ऑफ फॉलोइंग विल बी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। पहला है रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, नियोक्ता द्वारा मकान के लिए चुकाया गया किराया या 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस ऑफ फॉलोइंग, वही हमारा वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस होगा। अनफर्निश्ड हाउस तो हम पहले भी पढ़े हैं। तो अनफर्निश्ड हाउस के मूल्य में हम क्या करेंगे, फर्नीचर का 10%, फर्नीचर के मूल्य का 10% जोड़ देंगे। अगर नियोक्ता ने फर्नीचर किराए पे लेके दिया है तो नियोक्ता द्वारा फर्नीचर के लिए दिया गया किराया, यानी अगर फर्नीचर नियोक्ता का है तो फर्नीचर के मूल्य का 10%, और अगर नियोक्ता ने किराए पर लेके दिया है तो नियोक्ता द्वारा फर्नीचर के लिए चुकाया गया किराया अनफर्निश्ड हाउस के मूल्य में जोड़ देंगे तो वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस हमारे पास आ जाएगा रेंट फ्री के लिए, रेंट फ्री हाउस के लिए। अमाउंट चार्ज बाय एम्प्लॉयर, अगर नियोक्ता द्वारा अपने एम्प्लॉय से इस मकान के बदले कुछ राशि वसूल की जाती है तो रेंट फ्री हाउस फर्निश्ड के मूल्य में से नियोक्ता द्वारा वसूल किया गया राशि घटा देंगे। जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो कंसेशन इन रेंट फर्निश्ड हाउस का आ जाएगा,
वो कंसेशन इन रेंट फर्निश्ड हाउस का आ जाएगा। तो अभी हमने बात किया था कि सैलरी का 10%, सैलरी का 15%, सैलरी का 7.5%। तो यहाँ पे ये देखना है कि सैलरी में क्या क्या चीज़ें जुटेंगी। सैलरी में यहाँ पे बेसिक सैलरी जुटेंगी। बेसिक सैलरी में हमें केवल गत वर्ष का वेतन लेना है। अगर गत वर्ष में पिछले वर्षों का कोई वेतन का भुगतान हमें प्राप्त होता है या आने वाले वर्षों के कोई सैलरी एडवांस के रूप में मिलती है तो ऐसे सैलरी को हम नहीं लेंगे। ऑल टैक्सेबल अलाउंस, इसके बाद जितने भी अलाउंस टैक्सेबल हैं उन सबको यहाँ पे जोड़ा जाएगा। बोनस जोड़ा जाएगा, कमीशन जोड़ा जाएगा, एनी पेमेंट इन कैश जोड़ा जाएगा और डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता यदि सेवा की शर्तों के अधीन है तो उसे भी यहाँ पे जोड़ा जाएगा। वेतन में इतनी चीजें यहाँ पे जुटेंगी। वेतन का कब हम 15% निकालेंगे तो 25 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर हम वेतन का 15% निकालेंगे। जनसंख्या अगर 10 लाख या उससे अधिक लेकिन 25 लाख से कम है तो वेतन का 10% निकालेंगे। लेकिन जनसंख्या अगर 10 लाख से कम है तो वेतन का 7.5% निकाला जाएगा। अब बात ये आती है कि अगर प्रश्न में शहर की जनसंख्या के बारे में कुछ भी निर्देश न दिया हो, यानी प्रश्न में ये न बताया हो कि शहर की जनसंख्या जहाँ पे घर दिया गया है वहाँ की जनसंख्या क्या है, तो ऐसे कंडीशन में अगर प्रश्न में गांव या नगर के बारे में उल्लेख किया गया है तो वेतन का 7.5% निकालेंगे और अगर शहर के बारे में बोला है तो वेतन का 15% निकाला जाएगा। रेंट फ्री हाउस और कंसेशन इन रेंट के बाद अगला पॉइंट हमारा बिना ब्याज की या ब्याज की रियायती दर पर ऋण की सुविधा। अब समझ लें कि ये क्या है। तो नियोक्ता कभी अपनी एम्प्लाई को बिना ब्याज की, यानी अगर एम्प्लाई को जरूरत पड़ती है और वह नियोक्ता से ऋण लेता है तो नियोक्ता कभी कभी बिना ब्याज के यानी कि इंटरेस्ट फ्री लोन अपने एम्प्लाई को देता है। या कभी कभी कि अगर मार्केट का रेट यानी बैंक का रेट अगर 10% है और नियोक्ता उसे 6% पे ऋण उपलब्ध कराता है तो इसे हम कंसेशन इन इंटरेस्ट कहते हैं। कंसेशन इन इंटरेस्ट, बिना ब्याज के को हम इंटरेस्ट फ्री लोन कहेंगे, लेकिन अगर कुछ कम ब्याज पे देता है तो कंसेशन इन इंटरेस्ट कहेंगे। यदि नियोक्ता या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति द्वारा कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को बिना ब्याज के या ब्याज की रियायती दर पर ऋण देता है तो इस सुविधा का मूल्य निम्न होगा। देखते हैं सुविधा का मूल्य क्या है। गत वर्ष में यदि ऋणों की कुल राशि 20,000 रुपए से अधिक नहीं है तो सुविधा का मूल्य 0 होगा। यानी कि नियोक्ता द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यदि एम्प्लाई को 20,000 रुपए तक का ऋण गत वर्ष में दिया गया है तो इस सुविधा का मूल्य जो होगा वह 0 होगा। यदि ऋण नियम 3A में वर्णित बीमारियों के लिए यानी गंभीर बीमारियों के लिए जैसे कैंसर, HIV, TB आदि रोगों के लिए दिया गया है तो संपूर्ण ऋण की राशि कर मुक्त होगी। इसमें कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ये चाहे 20,000 हो, चाहे 30,000 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 1 लाख हो, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। गंभीर बीमारियों के लिए जो संपूर्ण राशि जो मतलब बिना ब्याज के मिलती है वह टैक्स फ्री होगी। यदि चिकित्सा बीमा से, अब दूसरा इसमें एक ऑप्शन लगा दिया है क्या कि यदि एम्प्लाई अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराता है और उसे मेडिकल इंश्योरेंस से कुछ राशि बीमारी के लिए प्राप्त होती है तो वह प्राप्त संपूर्ण राशि कर योग्य होगी। अन्य ऋण, यानी यदि ऋण की राशि 20,000 रुपए से अधिक है, ऊपर हमने 20,000 से कम के बारे में पढ़ा था, लेकिन अगर 20,000 से अधिक होगी तो क्या होगा। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित दर से लगाया गया ब्याज कर योग्य होगा। यानी भारतीय स्टेट बैंक जो ऋण पर ब्याज लेता है उस ब्याज की दर से नियोक्ता द्वारा दिए गए ऋण पर जो ब्याज की राशि आएगी वह कर्मचारी के लिए टैक्सेबल होगी। यदि कर्मचारी से ब्याज के लिए कुछ राशि वसूल की जाती है तो उपरोक्त ब्याज की राशि में से कर्मचारी द्वारा दिए गए ब्याज की राशि को घटाने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वह टैक्सेबल होगा। छुट्टी मनाने के लिए जाने की सुविधा, अगला हेडिंग है नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि कर योग्य होगी। कभी कभी नियोक्ता अपने एम्प्लाई को
छुट्टियों के लिए सुविधा प्रदान करता है और इस सुविधा का मूल्य क्या होगा? नियोक्ता उसके छुट्टी मनाने के लिए जो राशि व्यय करेगा वह संपूर्ण राशि कर योग्य होगी। अगला पॉइंट है निःशुल्क भोजन की सुविधा। इस प्रकार की सुविधाएं निम्न हैं। पहला, कार्य समय में चाय एवं नाश्ते की सुविधा का मूल्य शून्य होगा, यानी कि चाय और नाश्ता शून्य होगा। कार्यस्थल से दूर निःशुल्क भोजन एवं नशीले पेय के अतिरिक्त पेय का मूल्य भी शून्य होगा। कार्यस्थल से दूर, कभी कभी नियोक्ता अपने कर्मचारी को ऑफिस से थोड़ा दूर यानी किसी अन्य स्थल पे अगर काम के लिए भेजता है तो उस कंडीशन में भोजन और नशीले पेय के अतिरिक्त जो पेय का सुविधा प्रदान करता है उसका मूल्य भी शून्य होगा। सी कंडीशन हमारा आता है निःशुल्क भोजन का मूल्य 50 रुपये प्रति भोजन तक करमुक्त होता है। 50 रुपये प्रति भोजन तक करमुक्त होता है। उपहार, यदि नियोक्ता कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को रीति रिवाज के अवसर पर या अन्य किसी उपलक्ष्य में कोई उपहार या वाउचर या टोकन देता है जिसे देकर उपहार प्राप्त किया जा सकता है तो ऐसे उपहार का संपूर्ण मूल्य कर योग्य होगा। नियोक्ता इम्प्लाई को या उसके परिवार के सदस्य को अगर किसी अवसर पर अगर कोई उपहार प्रदान करता है तो उस उपहार का संपूर्ण मूल्य कर योग्य होगा। लेकिन अगर यही उपहार कर्मचारी को सामाजिक या धार्मिक उत्सव जैसे दीपावली, क्रिसमस, नव वर्ष या संस्था की वर्षगांठ आदि पर दिए जाते हैं तो गत वर्ष में ऐसे उपहार का मूल्य 5000 रुपये तक करमुक्त होता है। यदि उपहार नकदी में या ऐसे प्रपत्र के रूप में जिसे देकर नकदी में बदला जा सके तो ऐसे उपहार का संपूर्ण मूल्य कर योग्य होगा। कभी नियोक्ता अपनी एम्प्लाई को अगर नगद में उपहार दे देता है, वस्तु के रूप में न देकर नगद में उपहार देता है या किसी ऐसे प्रपत्र के रूप में देता है उपहार जिसे देकर हम नगद प्राप्त कर सकते हैं तो ऐसे उपहार का संपूर्ण मूल्य कर योग्य होगा। क्लब व्यय, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के क्लब के व्ययों का भुगतान संपूर्ण रूप से कर योग्य होगा। यदि नियोक्ता द्वारा इसके लिए कुछ राशि वसूल की गई है तो उसे घटाने के बाद शेष राशि कर योग्य होगी। अगला पॉइंट है चल संपत्ति का उपयोग फर्नीचर को छोड़कर। फर्नीचर को हमने क्यों छोड़ा? क्योंकि फर्नीचर का मूल्य फर्निश्ड हाउस के मूल्य में जोड़ लिया जाता है, इसलिए फर्नीचर को यहाँ पे छोड़ दिया गया है। चल संपत्ति में पहला है लैपटॉप एवं कंप्यूटर। अगर नियोक्ता अपनी एम्प्लाई को लैपटॉप एवं कंप्यूटर प्रयोग के लिए देता है तो लैपटॉप एवं कंप्यूटर की सुविधा का मूल्य शून्य होगा। अन्य चल संपत्तियां, यदि चल संपत्ति का मालिक नियोक्ता है तो संपत्ति के क्रय मूल्य पर 10% प्रति वर्ष कर योग्य होगा। यानी कि जो चल संपत्ति का प्रयोग करने के लिए नियोक्ता ने अपने एम्प्लाई को दिया है, उस चल संपत्ति का मालिक अगर नियोक्ता है तो उस संपत्ति की क्रय मूल्य पे 10% जो डिप्रिसिएशन होगा वही यहाँ पे कर योग्य होगा। नोट, यदि संपत्ति 10 वर्ष से अधिक पुरानी है तो अनुलाभ का मूल्य शून्य होगा। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि नियोक्ता अगर एम्प्लाई को कोई ऐसी संपत्ति प्रयोग के लिए देता है कि जो 10 वर्ष से अधिक पुरानी है तो ऐसे अनुलाभ का मूल्य शून्य होगा। दूसरा, यदि संपत्ति किराए पर ली गई है तो नियोक्ता द्वारा दिया गया किराया कर योग्य होगा। इस कंडीशन में क्या था कि संपत्ति किसकी थी? मालिक की थी, तो हमने क्रय मूल्य पे 10% जो वैल्यू आई थी वही वैल्यू टैक्सेबल की थी। लेकिन अगर नियोक्ता ने संपत्ति किराए पर लेकर अपने एम्प्लाई को प्रयोग के लिए दिया हुआ है तो नियोक्ता के द्वारा चुकाया गया किराया कर योग्य होगा। यदि इस संबंध में कर्मचारी से कुछ राशि वसूल की गई है तो उसे घटाने के बाद शेष राशि कर योग्य होगी। अब अगला पॉइंट है चल संपत्ति का हस्तांतरण। चल संपत्ति के हस्तांतरण में पहला है कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, कास्ट ऑफ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम। कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम का जो मूल्य होगा उसमें से लेस करेंगे डिप्रिसिएशन 50% पर एनम। हस्तांतरण का मतलब क्या होता है? अभी हमने प्रयोग की बात की थी,
प्रयोग मतलब कि ऊपर हमने प्रयोग की बात की थी। प्रयोग का मतलब ये होता है कि नियोक्ता अपने इम्प्लाई को केवल प्रयोग के लिए देता है। हस्तांतरण का मतलब होता है कि नियोक्ता अपनी इम्प्लाई को उस संपत्ति का हस्तांतरण कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, यानी वह संपत्ति का मालिकाना हक जो होता है वो इम्प्लाई का हो जाएगा, यानी इम्प्लाई को सेल कर देता है एक तरीके से। ए, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, कास्ट ऑफ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उसमें से लेस करेंगे डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 50% पर एनम फॉर कंप्लीटेड ईयर। जितने ईयर कंप्लीट हुए हैं उतने ईयर का 50% पर एनम के हिसाब से डिप्रिसिएशन घटाएंगे। अगर मान लीजिए कि ईयर के साथ कुछ मंथ भी आ जाता है, जैसे 2 साल 4 महीने, तो मंथ को हम छोड़ देंगे, केवल 2 साल का ही डिप्रिसिएशन यहाँ पे निकालेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डिप्रिसिएशन निकलेगा वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड से निकलेगा। तो उस संपत्ति के मूल्य में से 50% के हिसाब से पर कंप्लीटेड ईयर के हिसाब से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का प्रयोग करते हुए जो डिप्रिसिएशन आएगी उसको घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू ऐसे संपत्ति का कर योग्य मूल्य माना जाएगा। लेकिन अगर नियोक्ता द्वारा अपनी इम्प्लाई से इस संपत्ति के हस्तांतरण के बदले कुछ राशि वसूल की जाती है तो उस राशि को घटाने के बाद जो बैलेंस बचेगा वही वैल्यू ऑफ एसेट्स कहलाएगा। अब इसमें बी है मोटर कार के लिए। तो मोटर कार में अगर हम आते हैं तो कास्ट ऑफ मोटर कार, यानी मोटर कार की जो कीमत होगी उसमें से डिप्रिसिएशन लेस करेंगे 20% पर एनम फॉर कंप्लीटेड ईयर, यानी जितने भी वर्ष कंप्लीट हुए हैं 20% पर ईयर के हिसाब से। यहाँ भी मंथ को हमें छोड़ देना है। अगर 2 साल 6 महीने 7 महीने 8 महीने 5 महीने होते हैं तो हम केवल 2 साल का ही डिप्रिसिएशन घटाएंगे और यहाँ भी डिप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू से निकाला जाएगा। तो संपत्ति के मूल्य में से निकाला गया डिप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू ऑफ एसेट्स होगा। लेकिन अगर नियोक्ता अपने इम्प्लाई से इस संपत्ति के बदले कुछ राशि वसूल करता है तो इस संपत्ति के मूल्य में से वह राशि घटाने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वही वैल्यू ऑफ एसेट्स यानी मोटर कार कहलाएगा। इसमें जो तीसरा कंडीशन है वो अदर एसेट्स के बारे में है। अदर एसेट्स पहले में हमने कंप्यूटर और लैपटॉप इत्यादि के बारे में पढ़ा था, दूसरे में मोटर कार के बारे में पढ़ा था, और तीसरा जो लैपटॉप और मोटर कार से भिन्न अगर कोई संपत्ति है फर्नीचर को छोड़कर तो कास्ट ऑफ एसेट्स संपत्ति के मूल्य को यहाँ लिख लेंगे, उसमें से लेस करेंगे डिप्रिसिएशन 10% पर एनम के हिसाब से। कंप्लीटेड ईयर के लिए यहाँ भी मंथ को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक हमने ऊपर के दो चीज़ों पे इस डिप्रिसिएशन लगाया था वो रिटर्न डाउन वैल्यू से था, लेकिन यहाँ पे जो डिप्रिसिएशन लगेगा वो स्ट्रेट लाइन मेथड से लगेगा, यानी डिप्रिसिएशन संपत्ति के क्रय मूल्य पर ही लगेगा। प्रत्येक वर्ष डिप्रिसिएशन संपत्ति के क्रय मूल्य पे लगाया जाएगा। संपत्ति के मूल्य में से जितने साल नियोक्ता ने उस संपत्ति को प्रयोग किया है उतने साल का डिप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वही संपत्ति का कर योग्य मूल्य कहलाएगा। लेकिन यदि नियोक्ता अपनी इम्प्लाई से इस संपत्ति के बदले कुछ राशि वसूल करता है तो उस राशि को घटाने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वही वैल्यू ऑफ एसेट्स कहलाएगा। अगला पॉइंट है नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के निजी व्ययों का भुगतान। नियोक्ता अपनी इम्प्लाई के निजी व्ययों का भी भुगतान कर देता है। ऐसी स्थिति में नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई संपूर्ण राशि कर योग्य होती है। कौन कौन से भुगतान है? पहला, कर्मचारी के होटल या क्लब के निजी बिलों का भुगतान। अगर इम्प्लाई के निजी बिल जो कि होटल या क्लब के हैं उनका भुगतान नियोक्ता कर देता है तो ऐसे कंडीशन में नियोक्ता द्वारा इनके लिए किया गया भुगतान कर योग्य होगा। कर्मचारी के ऋण का भुगतान, यदि नियोक्ता अपनी इम्प्लाई के ऋण का भुगतान कर देता है तो वो भी इम्प्लाई के लिए टैक्सेबल होगा। कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा व्ययों का भुगतान, अगर नियोक्ता अपनी इम्प्लाई के बच्चों की शिक्षा के लिए भुगतान करता है तो ऐसा व्यय भी संपूर्ण राशि टैक्सेबल होगी। कर्मचारी द्वारा नियुक्त उसके घरेलू नौकरों के वेतन का भुगतान, कर्मचारी द्वारा नियुक्त उसके घरेलू नौकर के वेतन का भुगतान नियोक्ता कर देता है तो ऐसी दशा में नियोक्ता द्वारा किया गया भुगतान कर योग्य होगा। कर्मचारी के आयकर का भुगतान, कर्मचारी
का इनकम टैक्स जो कि कर्मचारियों को पेड करना था, लेकिन उसका भुगतान नियोक्ता कर देता है, तो आयकर के लिए नियोक्ता द्वारा किया गया भुगतान कर योग्य होगा। कर्मचारियों को बचाने अथवा रक्षा करने के लिए किए गए कानूनी व्ययों का भुगतान, अगर कर्मचारी पर कोई कानूनी विवाद है और उसको बचाने के लिए नियोक्ता अपने कर्मचारी के लिए कुछ व्यय कर देता है, कानूनी व्यय कर देता है, तो ऐसे व्ययों के भुगतान की संपूर्ण राशि भी कर योग्य होगी। कर्मचारी या उसके परिवार के जीवन बीमा का भुगतान, अगर नियोक्ता कर्मचारी या उसके परिवार के जीवन बीमा के लिए अगर प्रीमियम की राशि का भुगतान करता है, तो ऐसे प्रीमियम की संपूर्ण राशि कर योग्य होगी। विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। पहला, ऐसे कर्मचारी जिनका कर योग्य वेतन 50,000 रुपए से अधिक हो, विशिष्ट कर्मचारी होते हैं। हमने अभी बताया ही था। कार की सुविधा का मूल्यांकन, कार की सुविधा का मूल्यांकन करेंगे। कार की सुविधा केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही कर योग्य होती है। अब कार में आते हैं, तो यदि कार नियोक्ता की है या उसने किराए पर ली है, यानी कर्मचारी को प्रयोग के लिए जो कार नियोक्ता ने दी है वह कार नियोक्ता की है या नियोक्ता ने किराए पर लेके दी है, तो और कार पूर्ण रूप से व्यापार अथवा पेशे के काम में आती है, यानी इम्प्लायर अपने इम्प्लाई को जो कार दिया है उस कार का प्रयोग इम्प्लाई द्वारा सिर्फ व्यापार अथवा पेशे के काम के लिए किया जाता है, तो इस अनुलाभ का मूल्य शून्य होगा। जब कार नियोक्ता की है या उसने किराए या लीज पर दी है, कार पूर्ण रूप से कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के काम आती है। इस कंडीशन में क्या है कि कार जो नियोक्ता ने अपनी एम्प्लाई को दी है वह या तो एम्प्लाई अपने प्रयोग के लिए करता है, पारिवारिक प्रयोग के लिए करता है, या उससे परिवार के सदस्य उसका प्रयोग करते हैं, तो उस सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए हम रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ कार, कार को रख रखाव के लिए किए गए व्यय और चलाने के लिए जो व्यय किए गए हैं, उस व्यय में ड्राइवर की सैलरी यानी एक्चुअल अमाउंट पेड, ड्राइवर की जो मंथली सैलरी होगी उसमें अगर 12 महीने सुविधा प्रदान की गई है तो 12 से गुणा करके जो एनुअल सैलरी आएगी उसको जोड़ दिया जाएगा, और कार के डिप्रिसिएशन को भी यहाँ पे जोड़ देंगे। कार के डिप्रिसिएशन को भी यहाँ पे जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ने पर यानी कार के रखने और चलाने से संबंधित व्यय, उसमें एक्चुअल अमाउंट पेड बाई एम्प्लॉयर फॉर ड्राइवर सैलरी जोड़ देंगे और कार के मूल्य का 10% डिप्रिसिएशन जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ने पे जो अमाउंट आएगा वही वैल्यू ऑफ कार होगा। लेकिन यदि इस कार की सुविधा के बदले एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई से कुछ राशि वसूल करता है तो उस राशि को घटा देंगे। घटाने के बाद जो शेष राशि बचेगी वही वैल्यू ऑफ कार होगी। अब तीसरा कंडीशन है, यदि कार नियोक्ता की है या उसने किराए या लीज पर ली है और कार का प्रयोग ऊपर के कंडीशन में, पहले कंडीशन में कार पूर्ण रूप से व्यापार अथवा पेशे काम में आती थी, बी कंडीशन में कार पूर्ण रूप से कर्मचारी या उसके परिवार सदस्य काम में आती थी। अब यहाँ पे मिक्स यूज है। यहाँ पे कौन सा यूज है? मिक्स यूज। कार आंशिक रूप से व्यापार अथवा पेशे के काम में तो आंशिक रूप से कर्मचारी या उसके परिवार के काम में आती है। तो अब इसमें दो कंडीशन है। पहला, कार के रखने या चलाने का संपूर्ण व्यय नियोक्ता देता है, यानी कार के रखने या चलाने का संपूर्ण व्यय जब नियोक्ता देता है तो छोटी कार के लिए 1800 और बड़ी कार के लिए 2400 रुपए प्रति माह कर योग्य होंगे। यदि कार चलाने के लिए चालक दिया जाता है तो 900 रुपया प्रति माह अतिरिक्त कार के मूल्य में 900 रुपया प्रति माह के हिसाब से चालक का वेतन जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा वह वैल्यू ऑफ कार होगी। सेकेंड कंडीशन है, यदि कर्मचारी अपने निजी प्रयोग के संबंध में व्यय स्वयं वहन करता है। पहला कंडीशन क्या था कि जब संपूर्ण व्यय नियोक्ता वहन करता था, यानी कि ऑफिस से संबंधित व्यय भी नियोक्ता वहन करता था और निजी कार्य से, कर्मचारी के निजी कार्य से संबंधित व्यय को भी नियोक्ता देता था। लेकिन इस कंडीशन में नियोक्ता अपने निजी प्रयोग के संबंध में व्यय स्वयं वहन करता है तो छोटी कार के लिए 600, बड़ी कार के लिए 900, अगर ड्राइवर दिया गया है तो 900 रुपया प्रति माह अतिरिक्त कर योग्य होगा। अभी तक ऊपर की कंडीशन में कार एक ही कार मिली थी, लेकिन अब यदि कर्मचारी या उसके परिवार के प्रयोग में एक से अधिक मोटर कार मिली है, यानी नियोक्ता अपने कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को प्रयोग करने के लिए एक से अधिक कार देता है,
तो क्या कंडीशन लागू होगा? पहला, प्रथम कार के लिए छोटी कार 1800 रुपया प्रति माह, छोटी कार 1800 रुपया प्रति माह और बड़ी कार 2400 रुपया प्रति माह कर योग्य होगी। अगर ड्राइवर दिया है तो 900 रुपया अतिरिक्त कर योग्य होगा। अन्य कार अथवा कारों के लिए पहली कार के नियम ये हो गया, उसके बाद जो कार होगी उसके लिए नियम है, यह मानकर मूल्यांकन किया जाएगा कि अन्य कार पूर्णतः निजी प्रयोग के लिए दी गई हैं। अन्य कार किसके लिए दी गई हैं? पूर्णतः निजी प्रयोग के लिए दी गई हैं और उसका मूल्यांकन निम्न प्रकार होगा। पहला, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ कार, कार के रख रखाव एवं चलाने के संबंध में जितने भी व्यय किए गए हैं उसमें ड्राइवर की सैलरी एक्चुअल अमाउंट, ड्राइवर का जो पेड किया गया है वो अमाउंट यहाँ पे लिख दिया जाएगा और कार के मूल्य का 10% या अगर कार किराए पे लेके दिया गया है तो कार के लिए दिया गया किराया, तीनों को जोड़ने के बाद जो मूल्य आएगा वैल्यू ऑफ कार होगी। लेकिन यदि इस कार के बदले एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से कुछ राशि वसूल करता है तो उसको घटा देंगे, जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वही वैल्यू ऑफ कार होगी। नोट, अब नोट में क्या है, प्रथम कार बड़ी कार को माना जाएगा अथवा जिस कार के खर्चे अधिक होंगे उसे माना जाएगा। ई कंडीशन है यदि कार कर्मचारी की है। अब कार किसकी है? कर्मचारी की है। यदि कार को व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग किया जाता है और संपूर्ण व्यय नियोक्ता देता है तो इस अनुलाभ का मूल्य शून्य होगा। सेकेंड कंडीशन, यदि कार आंशिक रूप से व्यापार अथवा पेशे के काम में आती है तो आंशिक रूप से कर्मचारी या उसके परिवार के काम में आती है तो संपूर्ण व्यय नियोक्ता वहन करता है। छोटी कार के लिए 1800 रुपया पर मंथ और बड़ी कार के लिए 2400 रुपया पर मंथ। अगर ड्राइवर भी दिया गया है नियोक्ता द्वारा तो 900 रुपया पर मंथ अतिरिक्त कर योग्य होगा। यदि कार पूर्ण रूप से कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के काम में आती है तो नियोक्ता द्वारा दी गई राशि कार की सुविधा का मूल्य होगा। इसमें अगला कंडीशन है कर्मचारी का कार के अतिरिक्त अन्य वाहन। अगर कर्मचारी को कार के अतिरिक्त अन्य वाहन दिया गया है, यदि वाहन को व्यापार अथवा पेशे के लिए ही चलाने एवं रख रखाव का भार नियोक्ता पर है तो इस अनुलाभ का मूल्य शून्य होगा। यदि वाहन आंशिक रूप से व्यापार अथवा पेशे के काम में तो आंशिक रूप से कर्मचारी या उसके परिवार के काम में आता है और संपूर्ण व्यय नियोक्ता वहन करता है तो नियोक्ता द्वारा वहन की गई राशि में से 900 रुपया पर मंथ घटाकर शेष राशि अनुलाभ का मूल्य होगा। इंपॉर्टेंट नोट, यदि कार की इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक नहीं है तो वह कार छोटी होगी। 1.6 लीटर का मतलब 1600 सीसी से कम, 1600 सीसी से कम होने पर छोटी कार मानी जाती है। यदि कार के इंजन की क्षमता 1.6 लीटर यानी 1600 सीसी से अधिक है तो वह कार बड़ी होगी। यदि कार नियोक्ता की है या उसने किराए पर ली है तो कार की सुविधा का मूल्य विशिष्ट कर्मचारियों की वेतन से आय में शामिल किया जाएगा। यदि कार कर्मचारी की है तो कार की सुविधा का मूल्य विशिष्ट और अविशिष्ट दोनों कर्मचारियों की वेतन में शामिल किया जाएगा। अगला है पॉइंट, यदि कार की सुविधा की अवधि में कुछ दिन भी आते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा और पूरे महीने के आधार पर ही कार की सुविधा का मूल्य निर्धारित होगा। यानी दिन को छोड़, अगर हमें 4 महीने 25 दिन के लिए सुविधा मिली है तो केवल 4 महीने का ही मूल्यांकन किया जाएगा। अगला कंडीशन है फर्राश, माली, चौकीदार या निजी सहायक की सुविधा। यदि नियोक्ता द्वारा अपने एम्प्लॉय को फर्राश, माली, चौकीदार या निजी सहायक की सुविधा भी दी जाती है तो सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, ऐसे एम्प्लॉय को पेड किया गया जो वेतन होगा यहाँ पे लिखा जाएगा और उसमें से अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से कुछ राशि वसूल करता है तो उसे घटा देंगे, जो बैलेंस बचेगा वही वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स होगा। अगला पॉइंट है अगर नियोक्ता गैस, बिजली अथवा पानी की सुविधा भी प्रदान करता है, यदि नियोक्ता गैस, बिजली अथवा पानी को किसी दूसरी संस्था से खरीद कर देता है। दूसरा, यदि नियोक्ता गैस, बिजली अथवा पानी अपने साधनों से देता है तो प्रति इकाई उत्पादन लागत में से
अमाउंट, अगर इम्प्लाई अपने एम्प्लॉय को कुछ अमाउंट पेड करता है तो उस अमाउंट को घटा देंगे, जो बैलेंस बचेगा वही वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स होगा। शिक्षा सुविधा। शिक्षा सुविधा प्रदान करने के लिए नियोक्ता ने अपनी शिक्षा संस्था खोल रखी है या किसी अन्य शिक्षा संस्था द्वारा शिक्षा नियोक्ता के यहाँ नियोजन के कारण मुफ्त दी जा रही है। तो इसमें पहला कंडीशन है कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा सुविधा। यदि शिक्षा की लागत अथवा मूल्य 1000 रुपया प्रति माह प्रति बच्चे से अधिक नहीं है तो ऐसी सुविधा का मूल्य 0 होगा। यदि शिक्षा की लागत अथवा मूल्य 1000 रुपया प्रति माह प्रति बच्चे से अधिक है तो उस क्षेत्र में इसी स्तर की शिक्षा संस्था की जो फीस होगी उसी के बराबर जो मूल्य होगा वह टैक्सेबल होगा। लेकिन यदि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई से इसके बदले कुछ राशि वसूल करता है तो ऐसी सुविधा के मूल्य में से एम्प्लॉयर द्वारा वसूल की गई राशि को घटा देंगे, जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वही वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स होगा। अगला कंडीशन है परिवार के अन्य सदस्यों की शिक्षा सुविधा क सेकंड में वर्णित राशि के बराबर, यानी कि यदि शिक्षा सुविधा 1000 रुपये से कम है तो 0, अगर 1000 रुपये से अधिक है तो उसी क्षेत्र में इसी स्तर की शिक्षा संस्था की फीस के बराबर टैक्सेबल होगा परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी। दूसरा, अन्य शिक्षा संस्था में शिक्षा की सुविधा नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि के बराबर कर योग्य होगा। नोट, जब नियोक्ता के लिए शिक्षा की लागत 1000 रुपया प्रति माह प्रति बच्चे से अधिक है तो कर्मचारी के लिए मुफ्त शिक्षा का मूल्य इसकी लागत के बराबर होगा और 1000 रुपया प्रति माह प्रति बच्चे की कटौती नहीं मिलेगी। अगला है यातायात की सुविधा। यातायात के व्यापार में संलग्न कोई संस्था अपने किसी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को अपने वाहन में यात्रा करने या माल लाने ले जाने की निःशुल्क अथवा रियायती दर पर सुविधा प्रदान करता है तो इस सुविधा का मूल्य वह राशि होगी जो इस कार्य के लिए संस्था जनता से वसूल करती है। यदि इस सुविधा के बदले में कर्मचारी से कोई राशि वसूल की जाती है तो इसे उपर्युक्त वर्णित राशि में से घटा दिया जाएगा। एयरलाइंस एवं रेलवे के कर्मचारियों की दशा में यातायात की सुविधा का मूल्य कर मुक्त होता है। अगला पॉइंट है टैक्स फ्री परक्विजिट्स फॉर ऑल। ऐसे परक्विजिट्स जो सभी के लिए कर मुक्त होते हैं उसमें है चिकित्सा सुविधा, दूसरा है व्यापारिक स्थल या कार्यालय में नाश्ते की मुफ्त सुविधा, तीसरा है कार्यस्थल पर रहने की सुविधा और चौथा है टेलीफोन की सुविधा। ध्यान देना है कि टेलीफोन में मोबाइल फोन भी शामिल है। सामूहिक बीमा योजना में नियोक्ता का अंशदान, कर्मचारी या उसके बच्चों को छात्रवृत्ति, यातायात की सुविधा, रहने के स्थान से सेवा के स्थान तक जाने व लौटने के लिए नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई सवारी की सुविधा। अगला है रिफ्रेशर कोर्स। यदि कर्मचारी को रिफ्रेशर कोर्स कराने की फीस नियोक्ता चुकाता है जिससे कर्मचारी अपना कार्य अधिक कुशलता से कर सके तो ऐसे व्यय छात्रवृत्ति माने जाते हैं। यदि नियोक्ता कर्मचारी को दिए गए अनुलाभ पर आय कर चुकाता है तो ऐसी राशि वेतन में आय में शामिल नहीं की जाएगी, वेतन से आय में शामिल नहीं की जाएगी। अगला है विदेश में नौकरी पर गए हुए सरकारी कर्मचारियों को अनुलाभ। विदेश में नौकरी पर गए हुए सरकारी कर्मचारी को सरकार द्वारा दिए गए अनुलाभ ये भी कर मुक्त होते हैं। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मुफ्त मकान तथा सवारी की सुविधा, ये भी कर मुक्त है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मुफ्त मकान तथा सवारी की सुविधा भी कर मुक्त है। मंत्री आदि को मुफ्त मकान की सुविधा, मंत्री सांसद निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा संसद में विपक्ष के नेताओं को दिए गए किराए से मुक्त मकान का मूल्य भी कर मुक्त होगा। कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को निजी उपयोग के लिए दिया गया लैपटॉप एवं कंप्यूटर भी कर मुक्त होगा। बिना ब्याज या ब्याज की रियायती दर पर ऋण बशर्ते गत वर्ष में ऋण की राशि 20,000 रुपये से अधिक नहीं हो तो वो भी कर मुक्त है। किसी चल संपत्ति को 10 वर्ष काम लेने के पश्चात बिना प्रतिफल के इसका हस्तांतरण, परंतु इस संपत्ति में कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु एवं कार्ड शामिल नहीं है, ये भी कर मुक्त है।
कार्यालयीन कार्यों के लिए आवश्यक पत्रिकाएं एवं जर्नल भी कर मुक्त है। अवकाश यात्रा रियायत भी कर मुक्त होता है। आगे आते हैं हम चिकित्सा सुविधा के लिए। चिकित्सा सुविधा पे अगर हम आते हैं तो चिकित्सा सुविधा में हमें ये देखना है कि सुविधा कहाँ दी गई थी, भारत में दी गई थी कि भारत के बाहर। अगर चिकित्सा सुविधा भारत में दी गई है तो नियोक्ता के चिकित्सालय में कर्मचारी तथा उसके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा का मूल्य कर मुक्त होता है। सेकेंड कंडीशन, कर्मचारी द्वारा अपनी तथा अपने परिवार के किसी सदस्य की चिकित्सा पर किए गए व्यय की नियोक्ता द्वारा पूर्ति। इसमें पहला कंडीशन है, यदि चिकित्सा किसी सरकारी चिकित्सालय अथवा स्थानीय सत्ता के अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित चिकित्सालय में हुई है। दूसरा है, यदि निर्धारित रोगों तथा बीमारियों के लिए मुख्य कमिश्नर द्वारा अनुमोदित किसी चिकित्सालय में चिकित्सा हुई हो, बशर्ते कि कर्मचारी कुछ शर्तें संतुष्ट करता है तो वो पूर्णतः कर मुक्त होती हैं। तीसरा कंडीशन है, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम का भुगतान अथवा अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम के कर्मचारी द्वारा किए गए व्यय की नियोक्ता द्वारा पूर्ति भी कर मुक्त होती है। निजी चिकित्सालय अथवा नर्सिंग होम अथवा क्लिनिक में कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा पर व्यय नियोक्ता द्वारा पूर्ति 15,000 रुपये तक कर मुक्त होती है, जो कि 2021 से निष्प्रभावी हो गया है। भारत से बाहर चिकित्सा के लिए विदेश में कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा पर नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित राशि तक कर मुक्त होती है। मरीज जो कर्मचारी अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य हो तथा उसके साथ देखभाल के लिए गए हुए एक व्यक्ति की विदेश में चिकित्सा के संबंध में यात्रा तथा विदेश में ठहरने एवं नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय कर मुक्त हैं, बशर्ते निम्न शर्तें पूरी हो जाएं। पहला, विदेश में चिकित्सा तथा वहां ठहरने के व्यय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित राशि तक कर मुक्त होंगे तथा मरीज तथा उसके साथ देखभाल के लिए गए हुए एक व्यक्ति की विदेश यात्रा पर नियोक्ता द्वारा किया गया व्यय तभी टैक्स फ्री होगा जब कर्मचारी की सकल कुल आय 2 लाख से अधिक न हो। अगला कंडीशन है, कर्मचारी तथा उसके परिवारजन की चिकित्सा तथा उसके साथ उसकी देखभाल करने हेतु गए हुए एक व्यक्ति की यात्रा व ठहरने के संबंध में कर्मचारी द्वारा किए गए व्यय की नियोक्ता द्वारा पूर्ति कर मुक्त है, यदि उपर्युक्त क व ख में दी गई शर्तें पूरी हो जाएं। अब हम डिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय निकालने के लिए निम्नलिखित कटौतियां दी जाती हैं। मानक कटौती 50,000 रुपये तक सभी कर्मचारियों को दी जाएंगी। मनोरंजन भत्ते के संबंध में कटौती और इंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए भी कटौती दी जाएगी। मनोरंजन भत्ता, इसको पहले वेतन शीर्षक में जोड़ा जाता है, फिर निम्नलिखित कटौती दी जाती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही यह कटौती केवल मिलती है। विच एवर इज लेस ऑफ फॉलोइंग विल बी डिडक्टेबल, केवल उसी की कटौती मिलेगी जो निम्न में सबसे कम होगा। पहला, इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, जो पैसा उसे मनोरंजन भत्ते का मिला है वो। दूसरा, बेसिक सैलरी का 20% और तीसरा मैक्सिमम अमाउंट 5,000। इन तीनों में जो कम होगा उसकी छूट केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी। फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में अगर आते हैं तो उनके लिए फुली अमाउंट टैक्सेबल होता है, उन्हें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं दी जाती। यदि कर्मचारी नियोक्ता के ग्राहकों के मनोरंजन पर कुछ व्यय मनोरंजन भत्ते में से या अपने पास से करता है तो उसे इस संबंध में कोई कटौती नहीं मिलती है। अगला कटौती हमारा नियोजन कर का है। किसी विधान के अंतर्गत लगाए गए नियोजन कर हेतु करदाता द्वारा चुकाई गई राशि की कटौती स्वीकृत है। यह कटौती चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे गैर सरकारी कर्मचारी हो, दोनों को मिलती है। नोट, अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड बाई एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयमेंट टैक्स का जो अमाउंट है वो एम्प्लॉयर पेड किया है तो सबसे पहले इसे सैलरी में ऐड कर लेंगे और फिर उसे 2,500 रुपये तक का छूट मिलता है। एक लास्ट पॉइंट है, होटल में रहने का स्थान।
यदि नियोक्ता सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी को होटल में रहने का स्थान देता है तो इस अनुलाभ का मूल्य निम्नलिखित होगा। विच एवर इज लेस ऑफ फॉलोइंग विल बी टैक्सेबल। यदि कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया है और ऐसी दिशा में होटल में रहने की अवधि का योग 15 दिन से अधिक न हो पर तो अनुलाभ का मूल्य 0 होगा। लेकिन यदि सुविधा का मूल्य 15 दिन से अधिक हो तब बी कंडीशन लागू होता है। होटल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, नियोक्ता द्वारा होटल का चुकाया गया किराया या वेतन का 24% जो दोनों में कम होगा वो टैक्सेबल होगा, जो दोनों में कम होगा वह टैक्सेबल होगा। और उसमें से यदि नियोक्ता अपने एम्प्लॉय से कुछ पैसे वसूल करता है तो उसको घटा देंगे, जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वही हमारा वैल्यूएबल माना जाएगा। आज हम लोगों ने सैलरी के पहले पार्ट यानी सर्विस पीरियड के दौरान जितनी चीज़ें मिलती हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। अगले क्लास में हम लोग सैलरी पार्ट 1 जो कि सर्विस पीरियड के दौरान जितनी सैलरी हमको मिलती है उससे संबंधित प्रश्न को हल करेंगे।